जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में पूरी संपूर्ण बुक का यानी 1 से लेकर 10 चैप्टर तक का पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वायरल जो रिपीटेड है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का धुआं धुआं कर देने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। और बिना रटाए इतनी सटीक तरीके से कि ये वीडियो में जो आपका समय जाएगा वो समय आपको कहीं ना कहीं वैल्यूएबल लगेगा। ऐसा लगेगा कि वीडियो देखते देखते ही बहुत कुछ तैयार हो गया, ऐसा फील करा दूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों, बिलियन चैप्टर से मोललता और मोलरता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर सीधे सीधे पूछ सकता है मोललता तथा मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो यहां जो भाषणबाजी लिखा है उसे हम बाद में पढ़ेंगे, यहां थोड़ा सा फील कर लेते हैं। आपको चीजें थोड़ी सी समझा देता हूं। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक कंटेनर में अगर मैं दो लोगों को डाल दूं, दो लोगों को इस तरह से डाल दूं, ए नाम के लोगों को और बी नाम के लोगों को, और इनका मिश्रण बना दूं, ये डालने के बाद क्या हो गया? मिक्स हो गए। मिक्स होने का मतलब घुल गए। तो जब दो या दो से अधिक लोग घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे आप क्या कहते हो? बिलियन कहते हो। क्या कहते हो बच्चा? बिलियन कहते हो। हाँ या ना में जवाब दो। बिलियन कहते हो। और ये बात तो आपको पता है कि बिलियन एक नहीं बल्कि दो लोगों से मिलकर बना होता है। पहला होता है विले और दूसरा होता है विलायक। और ये भी आपको पता है कि विलायक जो होता है, विलायक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है विले के मुकाबले। हमेशा कौन ज्यादा मात्रा में होता है? विलायक। विलायक जो होता है बच्चा, विलायक हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है और कम मात्रा में विलेय होता है। कम मात्रा में विलेय होता है। ये छोटी छोटी बातें आप जान लो। जैसे अगर मैंने डाला ए मान लो 20 ग्राम है और बी जो है मान लो सपोज दैट 100 ग्राम है, तो बताओ विलेय कौन है विलायक कौन है? कम वाला विलेय होगा और ज्यादा वाला विलायक होगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज समझ गए। अब चलते हैं मोललता और मोलरता को समझने। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में मैंने पानी ले लिया है। ठीक है, पानी हम 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1000 ग्राम लिया है। ठीक है, अब 1000 ग्राम क्या है? पानी है। अब पानी और एक पीले पदार्थ है। अब पीले वाला जो डॉट डॉट देखा जाए तो पीले वाले की मात्रा बहुत कम है, तो विलेय पदार्थ बन गया। जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय पदार्थ, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो विलेय लिया है पदार्थ, ये हम मोलों की संख्या के रूप में लिए हैं। किस रूप में लिए हैं? मोल के रूप में लिए हैं। ये विलेय पदार्थ जो है ये मोल के रूप में लिया है मैंने। मोल का मतलब होता है 1 मोल 2 मोल 3 मोल। तो इसमें 1 मोल डाल सकता हूँ, 2 मोल डाल सकता हूँ, 3 मोल डाल सकता हूँ, कुछ भी। और अगर ग्राम में रहेगा तो ग्राम को मोलों में बदल लेंगे। समझ रहे हो ना? तो अब इसका परिभाषा क्या बन रहा है, ध्यान से समझो। इसका परिभाषा क्या बन रहा है कि जो ये विलायक है, ठीक है, ये जो विलायक है 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घुले, किसको घोल रहे हो? विलेय पदार्थ को। 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। अब मोललता का फार्मूला क्या हुआ? बट्टे लिखो। जिसमें तुम घोले हो उसको नीचे रखो, विलायक को नीचे रखो, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, और ऊपर में क्या रखो? जिसको घोले हो, जिसको डाले हो वो ऊपर रहेगा। तो किसको डाले हो? विलेय के मोल, तो विलेय के मोलों की संख्या। तो ये जो फार्मूला निकल गया इसे ही मोललता का फार्मूला कहते हैं। अगर 1 ग्राम में दिया है वैल्यू तुम्हारा तो गुणे में 1000 लग जाएगा, और अगर केजी में दिया है तो 1000 नहीं लगेगा। यही सेम चीज मोलरता में होता है। अभी जो मैंने बताया क्या है? मोललता है, इसे स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। अब मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो ध्यान से। मोललता का परिभाषा समझ आया कि 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की कुल संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। ठीक है, और इसे स्मॉल एम से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? स्मॉल एम से। यहां तक समझ आया? फार्मूला भी समझ आ गया। जब परिभाषा लिखोगे ना तो परिभाषा के नीचे ना फार्मूला जग पक्का लिख देना, तो उससे क्या होता है? इंप्रेशन जम जाता है। ठीक है, अब आती है हमारी मोलरता की। मोलरता, मोलरता। अब मोलरता क्या होता है ध्यान से समझो। फिर वही काम मैंने किया, कंटेनर लिया। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता ही है, ये बात तो आपको पता ही है कि अगर कंटेनर में दो लोग पहले से ही मौजूद हैं, दो लोग अगर पहले से ही मौजूद हैं, दो लोग अगर भैया पहले से ही मौजूद हैं, तो इसका मतलब तब कंटेनर क्या है? पूरी तरह से दो लोग मौजूद हैं, पूरी तरह से क्या बन गया? कंटेनर विलियन बन गया है। क्या बन गया है? विलियन। तो इस कंटेनर विलियन का पूरा आयतन देखेंगे, इस पूरे विलियन का आयतन, यानी विलायक नहीं विलियन, इस बार विलियन का आयतन लेंगे हम, द्रव्यमान में नहीं आयतन में। आयतन हमने 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर भी कह सकते हो। तो 1000 विलियन में, 1000 मिलीलीटर आयतन वाले विलियन में, ये विलियन है, विलायक मत बोलना, विलियन का मतलब दोनों लोग हैं इस बार।
ये जो मिलीलीटर बोला गया है 1000 मिलीलीटर, ये दोनों को मिला के बोला जा रहा है, विलायक को नहीं। बिलियन यानी विलेय विलायक दोनों की मात्रा को मिला के बोला जा रहा है 1000 मिलीलीटर, ठीक है, इसीलिए बिलियन बोला जा रहा है। तो 1000 मिलीलीटर बिलियन में, 1000 मिलीलीटर बिलियन में घुले, बस लगा दो, बस इतना ही चेंज करना था। 1000 मिलीलीटर बिलियन में घुले विलेय पदार्थ, घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को या घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता, ठीक है। इस बार फार्मूला सेम रहेगा, ऊपर वहां तो वही रहेगा, क्या डाला गया ऊपर से? विलेय पदार्थ, तो विलेय का मोल, और नीचे क्या हो गया? विलियन का आयतन। अगर मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा? 1000 लग जाएगा। समझे या नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? इसी पे आपको मान लो एक क्वेश्चन दे दे, एक इसी पे मान लो एक क्वेश्चन दे दे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो सपोज डेट दे दिया कि 40 ग्राम NaOH को, 40 ग्राम NaOH को ऐसा टिक आउट में पूछा जा सकता है, 40 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो अब बताओ, मोललता की गणना कीजिए, तो विलायक का द्रव्यमान, मोललता यानी यम निकालना है हमें, हमें क्या निकालना है? हमें यम निकालना है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? ज्यादा मात्रा वाला विलायक होगा 250 ग्राम, ग्राम में दिया इसलिए मल्टीप्लाई में 1000 लगा देंगे। अब ऊपर में क्या चाहिए? विलेय का मोल, तो किसको घोला गया? 40 ग्राम को। किसको? 40 ग्राम को। तो 1 ग्राम में है, लेकिन हमको ऊपर में मोलों की संख्या में रखना है, तो 40 ग्राम को मोलों की संख्या में लाने के लिए, यानी NaOH को नंबर ऑफ मोल, यानी N का मतलब नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या में लाने के लिए क्या करते हैं? इसका वजन ऊपर रखते हैं, इसका वजन ऊपर रखते हैं और इसका आणविक द्रव्यमान नीचे रख देते हैं, मोलर। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालो, Na कितने बार? 1 बार, गुणे Na का वजन कितना होता है? 23, प्लस ऑक्सीजन कितने बार? 1 बार, ऑक्सीजन का वजन 16, प्लस हाइड्रोजन कितने बार? 1 बार, हाइड्रोजन का वजन 1। इसे हल करोगे तो 40 आएगा, यानी 40 आ गया। तो कट पिट करने पे 1 आएगा, तो ऊपर में 1 आएगा। अब इसे जैसे ही कैलकुलेट कर दोगे तुम्हारा 4 आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक ना। 250 चौका 1000, तो 4 तुम्हारा आ जाएगा मोललता। कितना इजी है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो मोललता और मोलरता इजीली तरीके से समझ आए कि नहीं? रटाया नहीं ना मैंने, पूरी तरह फील कराया ना। यही पढ़ाने का सही तरीका होता है कि आप फील करो, ताकि आप CUT की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, आगे जाके JEE की तैयारी करो, या जो भी चीज की तैयारी करो, आपको फील हो, ऐसा लगे कि हम कुछ पढ़ के निकले हो, ठीक ना, काम चलाओ नहीं। अब ध्यान से देखो, यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मोल अंश, यानी मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज भी, ठीक है। मोल अंश से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 2026 में, ठीक है। तो मोल अंश क्या होता है? ध्यान से समझो, कुछ छोड़ा ही नहीं हूं, सब कुछ गर्दा मचा दिया हूं, ठीक है। बढ़िया जाएगा पेपर, ये याद रखना। बस सही से पढ़ना है, सही से तैयारी करना है, ठीक है। और बाकी मैं इतने समय से, इतने दिनों से चीजें बता रहा हूँ, सब चीज कराया हूँ, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अच्छे से तैयार किए होंगे आप, ठीक है। तो ध्यान से समझो, क्योंकि अलग से न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग से रिएक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग से टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब कुछ है। तैयारी करिए, MCQ वगैरह सब लाई दिया हूं, अभी आएगा ही MCQ दोबारा। अब ध्यान दीजिए, मोल अंश क्या होता है? मोल प्रभाज। तो ध्यान से समझिए, आराम से समझा रहा हूं। मान लो एक कंटेनर है, परिभाषा अपने आप समझ आएगा, देखना ना, ठीक है। मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो मैंने फिर से A नाम के अणु को डाला या पदार्थ को, और B नाम के भी पदार्थ को डाला। तो किसी ने पूछा भाई कि A को कितना डाला, तो मैंने बोला A का 3 मोल डाला हूं मैं। A के कितने मोल डाले गए हैं? 3 मोल। और B के, मैंने बोला B के 4 मोल डाला हूं। B वाले का कितना मोल डाला हूं? 4 मोल। तो किसी ने कहा मोल प्रभाज निकालो, तो मैंने पूछा किसका निकालना है? बोलना भाई किसका निकालना है, तुरंत निकाल देंगे तुरंत। तो किसी ने कहा निकालो, तुरंत निकालो, इसी बहाने सीख लो मोल प्रभाज, ठीक है। तो किसी ने बोला कि B का निकाल के दिखाओ मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज को इस तरह x से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? x, इसे काई भी कहते हैं, ठीक है। जिसका निकाल रहे हो उसको यहाँ नीचे लगा दो। तो B का हमें मोल प्रभाज निकालना है, तो एक लाइन खींचो। जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या को n से लिखते हैं, और किसका? B का, तो B लिख दो। उसके मोलों की, रुक जाओ इसको नीचे नहीं, ठीक ना। जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या को ऊपर, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या ऊपर, और बाकी जितने लोग को डाले हो, चाहे 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, उससे मतलब नहीं। अभी फिलहाल 2 लोग हैं, तो दोनों के मोलों की संख्या जोड़ दी जाएगी, यानी A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या। कहने का मतलब है B वाले के मोलों की संख्या 4 है,
और बाकी दोनों की मोलक संख्या जोड़ दीजिए। अब जो आंसर आएगा निकल के, इसे ही मोल प्रभाज कहते हैं। कितना इजी है ना, कितना प्यारा है ना। अगर किसी ने कहा नहीं 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 मुझे ए वाले का मोल प्रभाज बताइए, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोलों की संख्या ऊपर और बाकी के जोड़ देना है। अब आगे बोलूं या समझ गए? इस पे न्यूमेरिकल भी आराम से हैंडल कर लोगे, न्यूमेरिकल बताया ही हूं मैं, ठीक है। हाँ, चिंता करने की बात नहीं है। अब इसका परिभाषा देखो क्या है। अगर मैं देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहा हूँ उसके मोलों की संख्या ऊपर रख रहा हूँ और टोटल अवयव यानी जितने भी अवयव है उनका योग कर रहा हूँ, योगफल का मोलों की संख्या। तो वही बात यहाँ लिखा गया है, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल अंश कहलाता है। तो शुरू में बोला कि किसी विलियन में उपस्थित कोई एक घटक, ये बिलियन है, दो लोग मिल गए तो मिलने के बाद जो मिश्रण बनेगा वो बिलियन कहलाएगा। तो इसमें कई लोगों को मिला के बिलियन बना है ना, लेकिन हम जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे किसी एक का ही निकालेंगे ना, हम एक ही बार में दोनों का नहीं ना निकाल लेंगे जी। तो एक का निकालेंगे, तो एक का हम अगर मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो पूरे बिलियन में से किसी एक को चुना ना मैंने, इसलिए बोला कि पूरे विलियन में से किसी एक घटक का मोल प्रभाज और उस विलियन के कुल मोल प्रभाज के अनुपात के बराबर होता है, या फिर उस विलियन में जो विलेय और विलायक है उसके मोल प्रभाज के योगफल के अनुपात के बराबर होता है। वही चीज यहाँ लिखा गया है। इतना जब लिख लेना तो खत्म मत करना, तुरंत ए वाला जो अभी एग्जांपल दिया है उसे जरूर चिपका देना, तुम्हारा मस्त एकदम तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा स्टेटमेंट दिखेगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है परासरण दाब क्या है, परासरण तथा विसरण में उदाहरण देकर के अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले परासरण दाब क्या होता है समझने की कोशिश करना, आप परासरण दाब क्या होता है समझने की कोशिश करना, फिर बाद में यहाँ जो पंचायत लिखा है उसे ऑटोमेटिक इजीली समझ जाओगे। मेरी बात प्लीज कृपया करके सुनना, ध्यान से समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक ना। मान लो मैंने यहाँ पे, मान लो इस तरह से भैया, मैंने यहाँ पे इस तरह से एक पात्र लिया है और बीच में मैंने एक बाउंड्री लगा दी है। मान लो बीच में हमने इस तरह से बाउंड्री लगा दी है, और ये और कोई बाउंड्री नहीं बल्कि ये जैसे चाय छानने के लिए छन्नी होता है ना, उसी तरह एक तरह का छन्नी लगा दिया, जिसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं बच्चा, अर्धपारगम झिल्ली, इसे क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आपसे एक सवाल करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया मैंने, ठीक है। अब हम यहाँ भी कुछ विलियन रखेंगे, यहाँ पे एक विलियन रखेंगे सोल्यूशन 1, और यहाँ पे एक विलियन रखेंगे विलियन नंबर 2, यस फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो अब यहाँ पे सांद्रता बोलूंगा मैं, यहाँ मैं कम सांद्रता वाला लूंगा, कम सांद्रता वाला विलियन है, और यहाँ ज्यादा सांद्रता वाला विलियन लूंगा, ठीक ना, ज्यादा सांद्रता वाला विलियन लूंगा। अब मैं जो बता रहा हूं उसे सुनना ध्यान से, थोड़ी पेशेंस रखना, बेहतर फील करके जाओगे ताकि वहां पे तुम आराम से अपने शब्दों में भी बना के लिख सको, कहीं से भी कान पकड़े घुमा करके। तो अभी फार्मूला भी प्रूव कर दूंगा इसका परासरण दाब का, ध्यान से समझो, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। ये जो अर्धपारगम झिल्ली है इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझ लो, साइड में अलग से भी पूछा जा सकता है अर्धपारगम झिल्ली को। ये जो अर्धपारगम झिल्ली होता है इसकी खूबी क्या होती है पता है, इसकी खासियत ये होती है कि अगर इधर से मान लो कोई इस तरह से अगर इस पार से उस पार जाना चाहता है, और अगर वो विलेय है, क्या है, विलेय पदार्थ है, ठीक है, इस पार से उस पार अगर जाना चाहता है तो नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर ये विलायक है, विलायक पदार्थ है, विलायक के कण है, तो इस पार से उस पार जा पाएगा। यानी विलायक के कण इस पार से उस पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण नहीं जा सकते। अर्धपारगम झिल्ली की ये खासियत होती है। अब यहाँ पे एक और खासियत जानिए यहाँ पे, कि जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा ज्यादा सांद्रता और कम सांद्रता, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास में यहाँ पानी है, एक गिलास में यहाँ पानी है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाला है और इसमें 20 चम्मच चीनी डाला है, तो बताइए गाढ़ा कौन ज्यादा होगा, ये वाला होगा ज्यादा गाढ़ा। ज्यादा गाढ़ा का मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो, मोटा। इसमें क्यों गाढ़ा ज्यादा हुआ, क्योंकि तुमने चीनी ज्यादा डाला है ऊपर से, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। तो जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वो ज्यादा गाढ़ा होगा, समझ रहे हो। और जिसमें विलेय कम डाला जाएगा वो कम गाढ़ा होगा, तो कम गाढ़ा वाला कम सांद्रता वाला हो गया, और ज्यादा गाढ़ा वाला ज्यादा सांद्रता वाला हो गया। तो मान लो मैं विलेय पदार्थ को मैं पीले डॉट से दिखा रहा हूं, और विलायक वाले पदार्थ को
मैं व्हाइट वाले डॉट से दिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अब मैं यहां पे इस तरह से कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक ना। आपको ऐसा लगेगा कि काश ये सब चीजें रटने के बजाय सीख लिए होते। इतना इजी आपका पेपर है, इतना नजदीक पेपर है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े कोई चीज। नहीं तो रटना, अगर मैं भी रटा दूंगा तो आप मेरे पे उम्मीद किए हो, भरोसा किए हो, क्या मतलब रह जाएगा फिर, ठीक ना, भरोसा टूट ना जाएगा जी, ठीक ना। इस तरह से पानी है, यानी विलायक पदार्थ है, पानी मान सकते हो। और जो पीला पीला डॉट डॉट है, ये क्या है, इसका विलेय है। अब पीला जिधर ज्यादा होगा, पीला वाला इधर, तुम जब एग्जाम में जाना ना तो इस तरह से अगर आएगा तो डॉट डॉट करके तुम ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ये है। और इधर देखो, बस 10 सेकेंड और, इस तरह से ले लिए। और इधर देखो पीला वाला, अब बताओ पीला वाला किधर ज्यादा है, इधर है, यानी विलेय ज्यादा इधर डाला गया, सांद्रता इसकी ज्यादा है, और उधर वाले की सांद्रता कम है। तो होता क्या है कि कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ विलायक भागता है, ठीक ना, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ विलायक भागता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि दोनों की सांद्रता बराबर कर दे, ठीक है, समझ रहे हो, ताकि दोनों की सांद्रता को बराबर कर दे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यह हो रहा है कि इधर से बहुत सारे विलायक के कण इस पार आ रहे हैं, इधर से बहुत सारे विलायक के कण इस पार आ रहे हैं। तो कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ जाना किसी भी विलयन का या किसी भी शुद्ध विलेय का या विलायक का, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ जाना किसी विलयन का कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ जाना परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण। क्या कहलाता है, बोलो, परासरण कहलाता है। इतनी बात समझ आई। लेकिन परासरण दाब क्या है, अब ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ये कब तक जाता रहेगा, जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना आ जाए। जब बराबर आ जाएगी तो अपने आप ये रुक जाएगा, समझ रहे हो, जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी, जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी तो रुक जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं, हम सांद्रता बराबर होने से पहले ही अगर इसे रोकना चाहे, तो रोकने के लिए क्या करेंगे, हम इधर से दाब लगाएंगे या इधर से। अगर वो इधर आ रहा है तो हम इधर से दाब लगाएंगे, इधर से दबाव डालेंगे, तब ना उधर जाके रुकेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा होल कर लेते हैं, ठीक ना, समझ लो छोटा सा होल हो चुका है, समझ लो यहाँ पे कि एक छोटा सा होल कर लिए हम लोग, ठीक है, इस तरह से छोटा सा होल कर लिए हैं, ठीक है। अभी जो छोटा सा होल किए हैं, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं पिस्टन, यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से पिस्टन, दबाव डालने वाला इस तरह से। अभी जो पिस्टन लगाया है इस पे दबाव डालेंगे बाहर से दाब। क्या लगाया, बाह्य दाब। क्या लगाया, बाह्य, यानी बाहर से दाब लगाया, ठीक है। तो जब बाहर से दाब लगाएंगे, दबाव लगाएंगे, तो उस दाब को पी बोला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से दबाव डालेंगे, तो दबाव डालेंगे तो धीरे 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 इधर से ऐसे दबाव पड़ेगा, तो उधर से जो आ रहा था आना बंद हो जाएगा। जब आना बंद हो जाएगा तो परासरण की घटना रुक जाएगी, परासरण की, क्योंकि इधर से इधर आने को ही परासरण कहते हैं, तो आना ही रुक जाएगा, तो कह सकते हो परासरण की घटना रुक गई। तो कब परासरण की घटना रुकी, जब तुमने बाहर से दाब लगाया, समझा, जब तुमने बाहर से दाब लगाया तो परासरण की घटना रुक गई। तो परासरण की घटना को रोकने के लिए जो बाहर से तुम दाब लगाए हो उसे ही बोला जाता है वाष्प दाब या परासरण दाब, उसे ही बोला जाता है परासरण दाब। इसी पाई को बोला जाता है परासरण दाब बोला जाता है। कितना प्यारा, कितना इजी तरीके से समझा दिया आपको, समझ आए, ठीक ना, समझ आए मेरी बातें। अब परासरण दाब का एक फार्मूला होता है, ध्यान से सुन लीजिए। पाई इज इक्वल टू होता है एन आर टी होता है, तो एन नहीं होता है, एन के जगह पे आप सी लिखोगे। क्या लिखोगे, सी आर टी। सी जो होता है ये विलयन की सांद्रता होती है। क्या होता है, विलयन का सांद्रता, ठीक है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो मोल का मतलब ऊपर में एन, लीटर का मतलब गया वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। तो याद रखो, सी को चाहो तो तुम हटा करके एन बटे भी लिख सकते हो, और ये सब न्यूमेरिकल में मैंने यूज किया है फार्मूला, ठीक है। कैसे आ रहा है देख लो इसी बहाने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब ईमानदारी से बताना दोस्त कि क्या तुम्हें परासरण समझ आया या नहीं। अब परासरण दाब पढ़ के देख लो। किसी विलयन तथा किसी विलायक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाहर से दाब लगाया जाता है उसे ही विलयन का परासरण दाब कहते हैं। क्लियर हुआ। तो मैंने भाषणबाजी पहले नहीं किया, पहले सिखा दिया।
ठीक है, अब यहां तक समझ आ गया। अब अंतर देखना ना, इजीली समझ जाओगे। परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है? विसरण में देखो, जैसे परासरण में क्या हो रहा था कि अर्धपारगम झिल्ली का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक ना। लेकिन विसरण में क्या होता है कि झिल्ली कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। और इस विसरण वाले में ऐसी झिल्ली इस्तेमाल होती है कि इसमें तो केवल विलायक के कण एक पार से दूसरे तरफ जा सकते हैं, विलय नहीं जा सकता। लेकिन विसरण वाले में दोनों के कण एक पार से दूसरी तरफ जा सकते हैं, मतलब उल्टा प्रोसेस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का इस्तेमाल होता है। परासरण में किसका इस्तेमाल हो रहा है? परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का अनिवार्य होता है होना, और यहाँ अर्धपारगम झिल्ली का होना कोई अनिवार्य नहीं है। समझ आई मेरी बातें? नॉर्मल झिल्ली हो सकती है। परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में जाते हैं, लेकिन विसरण में क्या होता है, दोनों इधर उधर आ जा सकते हैं, दोनों, ये इधर आ सकता है, इधर जा सकता है, एक ही बार में इधर उधर हो सकते हैं। समझ आई मेरी बातें? तीसरा अंतर, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाता है। बताया ना अभी मैंने कि परासरण में कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ जाता है, और सांद्रता कम और सांद्रता ज्यादा का मतलब क्या है ये भी बता दिया। अब इसमें जाओगे तो उल्टा कर दो बस, इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले की तरफ जाएगा। इसमें जो परासरण की घटना देखी जाती है वो द्रव अवस्था में केवल संभव है, लेकिन विसरण जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है। समझ आई मेरी बातें? और ये आ गया उदाहरण, तो उदाहरण तो देख ही लोगे। आप समझ आए यहां तक? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलयन के लिए वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन एवं मोल प्रभाज के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। ये डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, 2026 में किसी न किसी सेट में लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर पे चिपकेगा 100%। तो ध्यान से देखो क्या है। अब यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा जो भाषण लिखा है, इस भाषणबाजी को पहले तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको पता ही है, पहले मैं समझाऊंगा। तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, याद रखो। इसी को क्या बोला जाता है? राउल्ट का नियम भी कह सकते हो। इसी को क्या बोला जाता है? राउल्ट का नियम भी बोला जाता है। राउल्ट का नियम भी बोला जाता है इसी को, ठीक ना। बार बार जानते हो क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं, कहीं कभी कभी ना क्या होता है, कनेक्शन टूट जाता है तो आवाज कम आने लगता है, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है हमारे पास इस तरह से। इस कंटेनर में मैंने ए नाम का कोई द्रव डाला, केवल ए नाम का, यानी ए के अलावा और कोई चीज नहीं डाला हूं मैं। तो ये कह सकते हो कि ए शुद्ध है। मैंने क्या डाला है? शुद्ध द्रव लिया है। शुद्ध द्रव का मतलब ए के अलावा और कोई चीज नहीं है, प्योर है, एकदम प्योर ए, केवल ए है। और मजे की बात यह है कि ये वाष्पशील है। क्या है? वाष्पशील लिया है मैंने, वाष्पशील पदार्थ लिया है मैंने। अब वाष्पशील क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो, वाष्प दाब का अवनमन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या मोल प्रभाज कैसे संबंध एक दूसरे से रखते हैं? कसम खा कह रहा हूं, भगवान कसम, कितना इजी समझ आ जाएगा ना कि जो फार्मूला है ना भैया, हाँ, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर एन बाई एन प्लस एन, इतना इजीली समझ आ जाएगा तो तुम दूसरे को समझा दोगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ 100%। बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक ना। पेशेंस रखना पड़ेगा, मेरे वीडियो में पेशेंस रखोगे तो मजा आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं देखो कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी समझाऊं। अब देखो, शुद्ध द्रव जो होता है, शुद्ध द्रव जो होता है, ध्यान से समझो। शुद्ध द्रव क्या लिया मैंने? वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब क्या होता है कि जब गर्म करने पे भाप में बदल जाए, भाप में बदल जाएगा तो वाष्पशील, और अगर भाप में नहीं बदलेगा, गैस में नहीं बदलेगा तो अवाष्पशील, ठीक है। हाँ, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे टेम्परेचर देना शुरू कर रहा हूं। अब गर्म करना शुरू कर रहा हूं, इसे टेम्परेचर देना शुरू कर रहा हूं। तो गर्म करूंगा तो क्या होगा? अंदर दबाव बढ़ता जाएगा, और गर्म करता जाऊंगा दबाव बढ़ता जाएगा, अंदर और गर्म करता जाऊंगा दबाव बढ़ता जाएगा। जैसे ही इसका दाब बाहर वाले दाब से अधिक हुआ, जैसे ही अंदर का दाब बाहर वाले दाब से अधिक हुआ, तुरंत पुचुक से बाहर निकल जाएगा। पुचुक टचक टचक टचक, इस तरह से, ठीक ना। यानी बाहरी दाब से, देखो कभी भी याद रखना, तुम्हारे डेगची भड़वा बर्तन में देखोगे जो गैस बन के निकलने लगता है, धुआं भाप, वो कब निकलता है? तुरंत भट्टी पे चढ़ाते हो तो तुरंत निकलने लगता है, तो थोड़ी देर तक गर्म होता है। गर्म होते दौरान वो दबाव बना रहा होता है सरफेस पे, और जैसे ही दबाव, गर्मी की वजह से जैसे ही दबाव बाहर वाले दबाव से ज्यादा हुआ, तुरंत वो फुचुक देगा। समझ आई मेरी बातें? ये होता है गैस बनने की प्रक्रिया। अब ध्यान से समझो, तो जब ये बाहर का दबाव से अंदर का दबाव ज्यादा हो गया, यानी अंदर वाला क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है, और दाब लगाने से क्या हो गया? बाहर निकल गया, वाष्प बन गया। तो जितना दाब लगाया गया वाष्प में बदलने के लिए, उसे बोला गया वाष्प दाब बोला गया। और वाष्प दाब किसने लगाया? ये दाब को पी से लिखते हैं, वाष्प दाब किसने लगाया? ए वाले ने, तो ए लिख दो। और ये शुद्ध है ना, तो शुद्धता को दिखाने के लिए यहाँ नोड लगा दिया जाता है।
तो पी ए नोड, और इस ए को ना भी लिखो तो चलेगा, पी नोड भी लिख सकते हो चलेगा। ठीक है, यहां तक हुआ। अब मजे की खेल देखो, इसी में मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानबूझ के, इसी में मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानबूझ के मैंने क्या किया कि ए वाला जो था वो तो था ही, ए वाला जितना था उतना ही है, वही सेम कंटेनर है, और जितना ए उसमें है इतना वो सेम चीज है, मतलब ठीक ना। अब देखो बना रहा हूं तो एकदम सेम साइज थोड़ी ना बनेगा भाई, हाथ से बना रहा हूं, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन समझ लो कि वही सेम चीज है। ठीक है, अब मैंने बाहर से जानबूझ के मैंने क्या किया, बाहर से कुछ चीजें मिला दी, बाहर से भैया मैंने कुछ मिला दिया, बाहर से जो कम मात्रा में मिलाई जाती है, बी नाम के पदार्थ को मैंने मिला दिया, बी नाम का पदार्थ मैंने डाल दिया। ठीक है, अब जब बी नाम का पदार्थ मैं डालूंगा तो सोचो, अब इसके अंदर ए के साथ साथ बी भी मौजूद हो गया, ए के साथ कौन मौजूद हो गया, ए के साथ साथ बी भी मौजूद हो गया। इसे अगर अच्छे सीख गया ना तो इसी में छुपा हुआ है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन 100% छुपा है इसी में। इसका परिभाषा भी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसा नहीं कि केवल ये भाषणबाजी करके परिभाषा छोड़ दूंगा, परिभाषा तक महसूस कराऊंगा कि देखो इसको सीखने के बाद तुम्हारा परिभाषा देखो ऐसे ऐसे बन रहा है, और यही चीज एग्जाम में लिखना जा करके। अब देखो यहाँ पे मैंने बी नाम के पदार्थ को अंदर डाल दिया, और बी नाम का जो पदार्थ लिया था मैंने, ये अवाष्पशील लिया था, अवाष्पशील पदार्थ था। अवाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्प में न बदले। ठीक है, जैसे मोदी जी का डायलॉग सुने हो ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसी तरह बी कहता है, बी तो अवाष्पशील है, कहता है बी बेटा ले बेटा क्रिस का सुन गाना, तू कितनो भाप लगा ले, कितनो टेम्परेचर दे ले, कितनो टेम्परेचर दे ले, मैं बैठा रहूंगा, मैं वाष्प में नहीं बदलने वाला रे भाई, तो कितना भी टेम्परेचर दे दे मैं वाष्प में नहीं बदलूंगा, और वाष्प में नहीं बदलूंगा और ए को बदलने से रोकूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसका मतलब बी के डालने से आसानी से ए वाला जो था वाष्प में नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे और बढ़ाना पड़ेगा। इसमें जितने टेम्परेचर पे भाप में बदल गया ना, इसमें उतने टेम्परेचर में नहीं बदल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर मांग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बी डाल दिया, तो बी कह रहा है अड़स गया, इसे बैठ करके अड़स गया, जगह जगह पे जा करके अड़स गया, जगह जगह पे जा करके, और जब जगह जगह पे जा करके अड़स गया, ठौसर गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं, साला न तो भाप बन रहा है और न तो ए को भाप बनने दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ भैया, इसका मतलब यह हुआ कि ए को भाप बनने के लिए ज्यादा दाब, ए को भाप बनने के लिए, सॉरी दाब कह रहे हैं, ए को भाप बनने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ए को भाप बनने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर जितना टेम्परेचर लगा होगा, यहाँ पे उसके मुकाबले ज्यादा टेम्परेचर लगा होगा। ठीक है, और ये बात याद रखो, दिमाग में बैठा लेना कि जितना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, प्रेशर उतना ही घटता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर कम होता जाएगा। समझ है मेरी बातें? अब यहाँ पे क्या हुआ कि ध्यान से समझने की कोशिश करना भैया। अब हुआ क्या कि जब ये मिश्रण हो गया, तो मिश्रण हो गया तो इसे अब यस लगाएंगे। यहाँ पे यस क्यों लगा रहे, यस दिखाने का मतलब है कि इस मिक्सचर का दाब है, किसका है, मिक्सचर का। अब नोड लगा नहीं सकते, नोड लगा नहीं सकते क्योंकि मिश्रण हो गया, शुद्ध होता तब नोड लगाते। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मान लेते हैं कि जब शुद्ध था तो उस दौरान इसका दाब 100 था, और जब इसमें कुछ मिला दिए तो घट करके दाब कितना हो गया, 50 हो गया, या मान लेते हैं घट करके दाब 80 हो गया। ठीक है, घट करके 80 हो गया। तो एक चूतिया से चूतिया आदमी, पागल से पागल आदमी पूछेगा ना कि कितने का डिफरेंस है, तो बता देगा अरे भाई कितना सिंपल है, बड़े में से कम को घटा दो, 100 में से 80 को घटा दो, जो आंसर आएगा ये 20, यही अंतर होगा इसका, यही अंतर होगा इसका। और इसी अंतर को ही बोला जाता है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। यानी बड़े में से छोटे वाले वाष्प दाब के, बिलियन वाले वाष्प दाब को घटा दिया जाए, तो इसे ही बोला जाता है वाष्प दाब का अवनमन। तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कितना इजी तरीके से अवनमन सीख जाओगे। वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन शब्द देखो कब यूज होता है, उन्नयन का मतलब होता है इंक्रीजिंग यानी बढ़ना। ठीक है, और अवनमन शब्द किया जाता है यूज कम के लिए, जब कोई चीज घटते जा रहा है तो वहां अवनमन बोला जाता है हिंदी में, और अगर कोई लगातार समय के साथ बढ़ रहा है तो उसे उन्नयन बोला जाता है, भूलना मत। ठीक है ना, देखो यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ, समय के साथ घटने के बजाय बढ़ा था, इसलिए इसे बोला गया उन्नयन। समझ रहे हो? तो इस टेम्परेचर में जैसे मान लो सपोज दैट इसका टेम्परेचर बढ़ के 200 हो गया, पहले कितने पे हो गया था, 150 पे ही हो गया था, तो तुम इस बार बड़े से छोटे को घटाओगे। यानी अगर इस टेम्परेचर को अगर मान लो मैं T2 नाम दे दूं, इस टेम्परेचर को अगर T1 नाम दे दूं, तो बड़े में से यानी 200 में से 150 घटाओगे तो कितना बचेगा, 50 आएगा। ये 50 जो आया है ना, इसे ही बोला जाता है क्वथनांक का उन्नयन।
मजा आया? इसे ही बोला जाता है क्वथनांक उन्नयन। अभी आएगा प्रश्न, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस पे हैं तो इसी पे रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो, इसीलिए तुम्हें देखने को मिलता है T2 में से T1 जब घटाते हो तो तुम्हें डेल्टा T मिलता है। डेल्टा डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस, कि जब कोई चीज चेंजेस हो रहा होता है तो वहां डेल्टा लगा दिया जाता है, ठीक है। अब हमने जो सीखा, ये जो हमारा क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है। अब इस वाष्प दाब के अवनमन में ये जो हमारा शुद्ध द्रव का दाब है उसका अगर भाग दे दिया जाए, ये वाष्प दाब का जो अवनमन है P नोट माइनस पी एस, इसी में शुद्ध वाष्प दाब का अगर भाग दे दिया जाए तो जो मिलेगा उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। और यही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, यही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, ध्यान से समझना, यही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, इसमें जो बाहर से मैंने विलय मिलाया था ना बी नाम का, उसी के मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसी के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब ये बात तो आप जानते हो कि जो कम मात्रा में होता है मैं उसे स्मॉल एन लिखता हूँ उसके मोलों की संख्या को, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसके मोलों की संख्या को कैपिटल एन से लिखता हूँ। तो अगर कम वाले की मोलों की संख्या बी वाले के अगर मोल प्रभाज निकालोगे तो जिसका निकालते हो उसके मोल को ऊपर रखते हो और बाकी दोनों को जोड़ देते हो। हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो क्या मैं इस एक्स बी को हटा करके पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर एन बटा एन माइनस कैपिटल एन, सॉरी प्लस कैपिटल एन लिख सकते हो? यही संबंध पूछा था ना, यही संबंध मैंने प्रूफ कर दिया, क्योंकि सिद्ध भी करने के लिए बोला था व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक व्यंजक प्राप्त कर दिया। कैसे व्यंजक प्राप्त हुआ पूरा ये डिटेल बता दिया। अब मन में आएगा आपके कि सर जब हम एग्जाम में लिखेंगे क्या हम इस तरह से कंटेनर बना के शो कर सकते हैं डाटा? इस तरह से कंटेनर बना के शो कर दोगे ना मेरे भाई तो 100% मार्क्स कतई नहीं कटेगा। समझ रहे हो? एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है, उसको अगर इतना डिटेल मिल गया। लेकिन फिर भी ये बात है कि भाई जितना नंबर का पूछा जाता है उतना ही का जवाब दो तो ज्यादा ही बेहतर है। तो यहाँ पे अब इसका प्रश्न का जो जवाब है मैं पढ़ रहा हूँ, देखना सेम वही लगेगा। यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए, हमने क्या किया था, ये विलायक था, अकेला था, ज्यादा मात्रा में था, विलायक था। अब इस विलायक में मैंने अवाष्पशील पदार्थ क्या किया, घोला कि नहीं? तो अवाष्पशील पदार्थ विलायक में जब घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो क्या घोले जाने के बाद वाष्प दाब में कमी आई कि नहीं? घोले जाने के बाद पहले के मुकाबले वाष्प दाब कम हुआ या नहीं? वाष्प दाब में कमी आ जाती है, यहां तक क्लियर हुआ? जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, यह विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, कहता है यदि किसी विलायक का वाष्प दाब पी नोट है और उसके विलेय के पदार्थ में घोले गए वाष्प दाब का विलयन का वाष्प दाब पी एस है तो विलायक के वाष्प दाब का अवनमन जो होगा ए होगा, ठीक है। अरे कुछ और नहीं है, बस वो बता रहा है कि विलेय का पी नोड है, विलायक का विलयन का पी एस है, तो घटा देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कहता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन जो ए है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये वाला, तथा विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यहाँ विलायक नहीं शुद्ध लिखना है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नोट के अनुपात के वाष्प दाब को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। उसके अनुपात को ही उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। तो जो मैंने समझाया वही चीज लिखा है या नहीं, दिल से बताओ। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। अभी पीपीटी बनाया गया तो ऐसा नहीं दिख रहा है, आप समझ लो, ठीक है। अब आगे की ओर चलें तो समपरासी विलयन किसे कहते हैं? अभी परासरण समझा ना, तो समझ लो समपरासी विलयन भी समझ सकते हो। जब ध्यान से समझो, वे विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता, परासरण की घटना ही ना हो। अब परासरण की घटना कब नहीं होती? भला ही अर्धपारगमी झिल्ली लगा है, दो स्थिति हो सकती है, या तो तुम बाहर से दाब लगा दो तब वो परासरण की घटना रुक जाए, या फिर दोनों की सांद्रता एक दूसरे के बराबर हो, तो ना तो इधर का इधर जाएगा ना तो इधर का इधर। तो जब दोनों की सांद्रता बराबर हो विलयन की तो परासरण की घटना नहीं होती है। जब दो कंटेनर में रखे दोनों विलयन के या अर्धपारगमी झिल्ली के अगल बगल में रखे दोनों विलयन का जब सांद्रता समान होता है तो उस दौरान न तो पहले विलयन से विलायक इधर जा पाता है, न तो दूसरे विलयन से विलायक इधर जा पाता है। इसी घटना को समपरासी घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? समपरासी घटना। क्योंकि देख लो दोनों का परासरण दाब क्या होता है?
सेम होता है, समान होता है, लिखा ना इस विलयनों में परासरण दाब क्या होता है, सेम होता है। समझ आई मेरी बातें? आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोम परासरण क्या होता है? कह रहा है कि जब अधिक सांद्रता वाले विलयन पर बाहरी दाब लगा करके अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से सांद्रता में कमी ला दी जाती है तो शुद्ध जल की ओर भेजा जाता है। ठीक है, अच्छा आसान भाषा में समझा दूं? अच्छा आसान भाषा में समझा देता हूं, नहीं तो कहोगे कि सर जी रटाने लगे औरों की तरह। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो क्या हुआ है, जब इधर से इधर आ रहा था तो क्या बोले थे इसको, इस घटना को परासरण, दाब मत लगाना, केवल परासरण बोलना। ठीक है, जब इधर से इधर आ रहा है तो परासरण की घटना है, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ आ रहा है तो परासरण की घटना है। लेकिन जब बाहर से दाब लगाने लगे और दाब लगा के इसे रोक दें तो परासरण दाब हो गया। लेकिन यही दबुआ जो लगा के रोके थे, यही दबुआ लगातार बढ़ाते जाए, हुमूच के एकदम दाब लगा दे, हुमूच के एकदम दाब लगा दे तो उल्टा भागने लगेगा, उल्टा बहने लगेगा, उल्टा बहने लगेगा, हाँ या ना? तो जब उल्टा बहने लगता है तो इसे ही बोला जाता है प्रतिलोम परासरण। इसे ही बोला जाता है परासरण दाब के मान से भी जब अधिक दाब लगा दिया जाता है तो विपरीत दिशा में यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलायक बहने लगता है। इसी को बोला जाता है प्रतिलोम परासरण। आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। समझ आई मेरी बातें? 100% चिपका सकता है। तो क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पे चलते हैं। राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। तो राउल्ट का नियम समझाऊंगा नहीं क्योंकि आपको पता ही है कि पर्सनल में वीडियो ला चुका हूं जिसमें थंबनेल में दिखा होगा आपको कि एक तरफ पूरी केमिस्ट्री का नियम है और एक तरफ पूरे केमिस्ट्री का परीक्षण है। ल्यूकास परीक्षण, टॉलेन अभिकर्मक, फेहलिन विलियन, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? अभी मैंने समझाया था ना, अभी मैंने समझाया ना कि जब किसी कंटेनर में शुद्ध कोई चीज रखते हो, शुद्ध रखते हो और उस दौरान उसको गर्म करते हो तो जो भाप बनता है, तो जिस टेम्परेचर पे भाप बना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए T1 टेम्परेचर मान लेते हैं, 100 डिग्री पे भाप बन गया। ठीक है, लेकिन जब इसमें हम कुछ मिला दिए, जब मैंने इसे बाहर से कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए इसी ए में, जब अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए इसी ए में, क्या मिला वही देखना, अभी परिभाषा में निकलेगा। मैं परिभाषा नहीं देख रहा हूं, अपने दिमाग से मैं बोल रहा हूं और तुम्हें वही मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो जब मैंने बाहर से कुछ चीजें मिला दिया तो अब इसे वाष्प में बदलने के लिए टेम्परेचर ज्यादा मांग रहा है, यानी T2 टेम्परेचर ज्यादा मांग रहा है। थोड़ी देर के लिए समझ दो, टेम्परेचर 130 डिग्री मांगा। कितना मांगा? 130 डिग्री। तो कोई चूतिया भी आदमी होगा ना तो वो बता देगा कि क्या हुआ है, तो टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है। और टेम्परेचर में जो चेंजेस आया है समय के साथ, वो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है? मिलाने के बाद टेम्परेचर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। जब कोई चीज समय के साथ बढ़ता है किसी चीज को मिलाने पर तो वहां उन्नयन शब्द का यूज करते हैं। क्या? उन्नयन। और टेम्परेचर की बात हो रही है और उबलने की बात हो रही है, तो उबलने को क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। जब किसी भी टेम्परेचर पे कोई चीज भाप में बदलने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को उसका क्वथनांक बोलते हैं। ये बात तो पता ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पानी रखा हूं डेगची में, 40 डिग्री हुआ नहीं उबला, 50 डिग्री हुआ नहीं उबला, 70 डिग्री हुआ नहीं उबला, 100 डिग्री पे पनिया उबलना शुरू हो गया, 100 डिग्री पे पनिया उबलना शुरू हो गया, यानी वही 100 डिग्री उस पानी का क्वथनांक है। समझ आई मेरी बातें? तो ये 100 डिग्री पे उबलने लगा, लेकिन इसको उबलने के लिए 130 चाहिए कुछ मिलाने के बाद, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो किसी ने पूछा कितना इंक्रीज किया? T2 - T1 कर देंगे, यानी 130 में से 100 घटा देंगे तो जो मिलेगा मुझे 30, यही बोला जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब इंक्रीज होना, और क्वथनांक मतलब टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हुई, क्वथनांक में उन्नयन। इसी को फार्मूले के तौर में डेल्टा टी भी लिख दिया जाता है। बी लगाने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट टी, और डेल्टा टी भी लगाने का, समझ रहे हो ना? तो इतना अच्छा, इतना बेहतर शायद फील किए होगे क्वथनांक में उन्नयन को। समझ आई मेरी बातें? तो अब ध्यान से देखो, क्वथनांक में उन्नयन को अब परिभाषित कर रहा हूं। देखो, जब किसी शुद्ध विलायक, अभी क्या था? शुद्ध विलायक था ना, मैंने बोला जो यहां बोलूंगा वही मिलेगा यहां। ठीक है, तो जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, विलयन का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और इसी क्वथनांक में वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, यहाँ फार्मूला नहीं लिखा है, लेकिन आप जब भी परिभाषा लिखोगे फार्मूला 100% लिखोगे, 100 में 100%, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा खेल। T2 - T1, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, डेल्टा टी बी बराबर टी हो गया बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ यस लगा दो सोल्यूशन का, और यहाँ लगा सकते हो टी, शुद्ध विलायक था बी लगा करके नोड लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से ऐसे भी बुक में देखने को मिलेगा, इसको छोड़ करके यही वाला लिखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमांक में अवनमन।
अब आगे नहीं बोलूंगा, समझने वाला समझ गया होगा। इसमें जब पदार्थ मिलाते हो ना तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के बजाय टेम्परेचर घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के बजाय घट जाता है, इसलिए अवनमन आता है। देखो वही चीज यहाँ लिखा होगा, जब जानते हो क्यों अचानक के बोर्ड ऊपर नीचे हुआ, मक्खी बैठ गई, मक्खी भी बैठ जाता है तो चलता है, मक्खी चलाई है यहाँ तक, ठीक ना। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलायक मिलाया जाता है, यानी पदार्थ मिलाया जाता है, तो विलयन के हिमांक में क्या हो जाती है, विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, विलयन के हिमांक में क्या हो जाती है, कमी, अपेक्षिक कमी आ जाती है। इसे ही हिमांक का अवनमन बोलते हैं, इसे हिमांक का अवनमन बोलते हैं। इसे डेल्टा TF से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे T1 में से T2 घटाना, ठीक ना। T2 यानी पहला वाला ज्यादा होता है, बाद में जाके कम हो जाता है, तो ज्यादा से ही कम को घटाओगे ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले पे चलते हैं। कोलराउस का नियम नहीं बताऊंगा, आपको बता चुका हूं, उस वाले में जाके देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। विशिष्ट और मोलर चालकता। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता क्या होता है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सब कुछ ना, देख लेना, नया प्ले लिस्ट बना दिया है केमिस्ट्री का मैंने, ठीक है। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता क्या होता है, बहुत इजीली तरीके से समझ लो। विशिष्ट चालकता जो होता है वो 1 सेंटीमीटर ट्यूब विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कापा से इंडिकेट करते हैं। इसका एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, यानी एक और इसका डेफिनेशन है, ठीक ना। जो प्रतिरोधकता होता है ना, उसके अनुपात को, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात को, विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात को, सुनते जाओ, विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात को, चालक कापा है ये ना, अनुपात को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर हुआ। फिर आता है मोलर चालकता। उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हो, उसे मोलर चालकता कहते हैं उसकी। अगला प्रश्न है, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की व्याख्या कीजिए। वैद्युत अपघट्य पहले समझ लो क्या है, फिर समझते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है। ये 2026 में पक्का चमक सकता है किसी न किसी सेट में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट होता है, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है पहले समझो। वैद्युत अपघट्य क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो ध्यान से समझो। ये 2 तरह का होता है, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। पहली बात तो विद्युत अपघट्य क्या होता है वो तो जान लो, जो आयन में टूट जाए। जैसे मान लो NaCl लिया मैंने, अब देखो फिर से आकर के बैठा, ठीक ना। मान लो मैंने NaCl लिया, NaCl, तो इसे किसी जलीय विलयन में डालोगे तो क्या होगा, Na अलग हो जाएगा प्लस के रूप में और Cl अलग हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ को जब किसी जलीय विलयन में डाला जाता है और वो आयन में टूट जाए, अपघटित हो जाए, टूट करके एक धन आयन में और एक ऋण आयन में, तो उसे समझ लो कि वो पक्का तब विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य का मतलब ही होता है आयन में टूटना। बाई डिफॉल्ट अगर वो आयन में न टूटे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज C6H12O6, यूरिया NH2CO NH2, ठीक है। ये सब क्या होता है, आयन में नहीं टूटता। जो आयन में नहीं टूटेगा वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, पहला, ठीक है। और सबसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य पानी होता है। कभी कोई पूछे कि सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो पानी होता है, ठीक है। अब बात आती है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है। तो देखो, दुर्बल अम्ल जितने भी होंगे, दुर्बल अम्ल जितने भी होंगे, या फिर दुर्बल क्षार जितने भी होंगे, दुर्बल क्षार जितने भी होंगे, जैसे NH3, ये क्या है, दुर्बल क्षार है। दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH, ये सब क्या होता है भैया, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। लेकिन जो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षार, बस प्रबल लगा दिया करो तो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। प्रबल अम्ल यानी HCl, प्रबल क्षार यानी आपका KOH NaOH, ये सारा चीज, ठीक है। और एक नमक यानी लवण भी कहते हैं इसे, सॉल्ट, जैसे NaCl KCl, ये सारी चीजें सब प्रबल होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। जलीय विलयन में पूर्ण रूप से जो आयनित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl देखो लिखा भी हूँ, KHCl देखो लिखा भी हूँ प्रबल वाले में, ठीक ना, दिख रहा है ना, हाँ, HCl KOH NaOH NaOH HNO3, ये सब क्या है, प्रबल है। दुर्बल में देखो इसको लिखा भी हूं मैं, CH3COOH लिखा हूं ना कहीं ऊपर में दुर्बल वाले में, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो समझ आया, प्रश्न क्लियर हुआ। जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का डेफिनेशन क्या लिखोगे, जो पूरी तरह से जब किसी भी चीज में डाले हैं, जलीय विलयन में डालने पे आंशिक रूप से टूटे या बहुत कम आयनित हो, तो उसे दुर्बल कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं।
वैद्युत अपघट्य के फैराडे का नियम, फैराडे के दो नियम होते हैं पता ही है, ठीक ना। वैद्युत अपघटने संबंधित फैराडे के दोनों नियम पूछा जा सकता है, तो नियम बता चुका हूं मैं। ये कहाँ मिलेगा आपको फैराडे नियम? उस वाले वीडियो में आपको थंबनेल पे लिखा हुआ होगा, कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, फैराडे का नियम, तो उसमें आप जाकर के देख सकते हो। फिर भी यहाँ पे हल्का सा टच कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे टच कर लो। फैराडे का पहला नियम क्या होता है वहीं पे देख लेना, ठीक ना, काहे फालतू में समय खाऊं, आपका समय बहुत कीमती है। ये फैराडे का दूसरा नियम है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे मैं पीपीटी भेज सॉरी पीडीएफ भेज दूंगा कहाँ पे, आपके टेलीग्राम में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये पक्का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है? देखो, पहला कि इसका मान शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। यानी अभिक्रिया कोटि का मान जो होता है 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, संख्या में भी हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन जो आणविकता होता है, ठीक ना, अभिक्रिया की आणविकता जो होती है उसका मान सदैव पूर्ण होता है और धनात्मक होता है। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 1/2, 1/3, ये सब नहीं हो सकता इसका, 0 भी नहीं हो सकता इसका, समझ आई मेरी बातें। कंप्लीट वैल्यू होता है आणविकता का मान। अगला है कि यह संपूर्ण अभिक्रिया के लिए निर्धारित की जाती है और यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए लागू की जाती है। अगला, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि पर निर्भर करता है, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि पर निर्भर करता है, लेकिन यह आणविकता यह अभिक्रिया के टकराने वाले अणुओं की वास्तविकता बढ़ाने पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्हेनियस भी लिखता है और आर्हेनियस भी लिखता है, ठीक ना, याद रखना आर्हेनियस का नियम या आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, यहाँ पे सही से मैं लिख देता हूं, K इक्वल टू होता है A, क्या लिखा है भैया, A e⁻⁻ जहां पे E जो होता है सक्रिय ऊर्जा होता है और A क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। क्लियर हुआ। R क्या है, गैसीय स्थिरांक, T क्या है, टेम्परेचर है, K क्या है, वेग स्थिरांक, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ना सब चीज, कोई दिक्कत नहीं। तो आर्हेनियस समीकरण लिखेगा और सक्रिय ऊर्जा के बारे में बताना होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, अभिक्रिया की दर तापमान पर निर्भर करती है, जिसे आर्हेनियस का नियम या समीकरण कहते हैं। ये आपका फार्मूला यहाँ लिख दिया हूं मैं, ये किसको क्या क्या कहते हैं यहाँ लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम उसी थंबनेल वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, जैसे ही देखोगे प्लेलिस्ट में ऊपर में ही थंबनेल लगा हुआ है, तो उससे जाकर देखना, क्योंकि एक ही जगह पे नियम और एक ही जगह पे परीक्षण है, तो तुम्हें पढ़ने में समझने में मजा भी आएगा और उम्मीद करता हूँ देख भी लिए होगे अब तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारण बताइए। अभिक्रिया की दर क्या होता है, समझो मेरी बात। पहले तो ये जान लो कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, दर क्या होता है, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे तो मतलब क्या होगा। जैसे मान लो A और B नाम का कोई रिएक्शन में करा रहा हूं और वो C बना रहा है, तो A और B मिल करके C बन रहा है, तो ये कितने स्पीड से अभिक्रिया हो रहा है, उसकी स्पीड को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, सांद्रता हो सकता है, तापमान हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है, दबाव हो सकता है और अभिकारक का स्वभाव हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और इसका गणितीय समीकरण लिखिए। तो ये 2026 के लिए डन कर लीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया या फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करने के लिए किसी न किसी सेट में 100% पूछा जाएगा और 2 से 3 सेट पेपर में पूछा जाएगा, बदल बदल के। किसी में शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछ देगा, किसी में प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछ देगा, और जिसमें शून्य कोटि और प्रथम कोटि नहीं पूछा तो पक्का आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर पूछेगा। और बाय डिफॉल्ट तीनों नहीं पूछा तो अभिक्रिया का वेग की परिभाषा दीजिए, यानी अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए तथा औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे बाहर नहीं आएगा, लिख के ले लेना, ठीक है। तो अब देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्राप्त करना सिखा रहा हूं। शून्य कोटि अगर सीख गए तो प्रथम कोटि अभिक्रिया ऑटोमेटिक तुम्हें क्लियर हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अगर प्राप्त करने आ गया तो तुम्हें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूं, देखो समझने की कोशिश करना, थोड़ा फील करो, सीखो, ठीक है ना, सीखना। जैसे मान लो पहले यहाँ पे कुछ रफली बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, 2 मिनट, केवल 2 मिनट लूंगा, ठीक है। मान लो हमारे पास A नाम का कोई अभिकारक है और कुछ समय बाद मान लेते हैं P बनेगा, मान लेते हैं कुछ समय बाद उत्पाद बनेगा, P यानी उत्पाद बनेगा, ठीक है। और इधर वाला अभिकारक है। तो जब मैं कहूं कि समय अभी 0 है, 0 समय पर समय T जो है वो अभी 0 है, यानी 0 का मतलब होता है कि अभिक्रिया हुआ ही नहीं है। जब अभिक्रिया हुआ ही नहीं है तो इसकी A वाले की सांद्रता वो जैसे के तैसे बनी रहेगी। अब सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, मात्रा का मतलब क्वांटिटी, वो कितनी मात्रा में है,
ठीक है, तो जब कह रहा होगा अभिक्रिया हुआ ही नहीं है तो इसकी सांद्रता ज्यों का त्यों बनी रहेगी। अगर इसकी सांद्रता 100% है तो 100% ही बनी रहेगी, क्योंकि हर कोई जानता है, इतना तो चुतिया है नहीं कोई 12th में आ गया है तो, कि क्या कहते हैं, इधर की सांद्रता जब एक कम होगी, ए वाला जब नष्ट होता है तब पी वाला बनेगा। जैसे जैसे इसकी सांद्रता, जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी वैसे वैसे इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे नष्ट होता जाएगा वैसे वैसे बनता जाएगा। यह है आसान भाषा समझने का। ठीक है, तो मान लेते हैं 100% है तो यहाँ पे कह लो कि पी बना ही नहीं होगा, जीरो रहा होगा। अब मान लेते हैं कुछ समय बाद मान लेते हैं टी समय बाद मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि टी समय बाद भैया कुछ बना होगा। मान लेते हैं सपोज दैट 20% बन गया। तो अगर टी समय बाद 20% बन गया तो जो पागल होगा वो भी बता देगा कि यहाँ बचा कितना, 80% बचा। और 80% आया कब होगा, जब तुम 100 में से उस 20 को घटाए होगे। हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्लियर है कि नहीं? किसी ने कहा कि जब मेरा 40% बन गया तो यहाँ चूतिया आदमी भी बता देगा कि 60% बचा हमारा, क्योंकि 40 बना तो 60 बचा। और 60 कैसे आया, ये 60 कैसे आया, जब उसने 100 में से 40 घटाया होगा। हाँ या ना? यहां तक समझ आया ना? बस खत्म। शून्य कोटि प्रथम कोटि का अभिक्रिया आपके मुट्ठी में दे दीजिए, लीजिए पकड़ लीजिए। ठीक है, अब कैसे, अब मेरी बारी है साबित करने की, तो चलिए मैं साबित करके दिखाता हूँ। ठीक है, साबित करके मैं दिखाता हूँ। इसे मैं यहां से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहां से पूरा हटा देता हूँ ताकि मुझे कराने में मजा आए। तो सबसे पहले जवाब, चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखो चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखो, आधा हिस्सा दोनों के लिए सेम है। आधा हिस्सा दोनों के लिए सेम है। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान देना, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे मान लो जब तुम सॉल्व करोगे, जब आंसर लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहला काम तुम्हारा होगा कि एक तरफ ए लिखना, लाइन खींचना, और एक तरफ ऐसे लिख करके उत्पाद लिख देना। और उत्पाद क्या है तुम्हारा, पी है। ठीक है, उत्पाद क्या है तुम्हारा, पी। शुरू में प्रारंभ यानी प्रारंभ में अगर देखा जाए, शुरुआत में देखा जाए, तो इसकी जो सांद्रता है 100% होगी। तो 100% दिखाने के लिए यहाँ ए के बगल में नोड लगा देंगे। नोड का मतलब होता है प्योर है, अभी इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अगर यहाँ नोड है, प्योर है, तो यहाँ कुछ बना ही नहीं होगा, तब जीरो बना होगा। और जीरो कब बनता है, जब समय बराबर जीरो हो, यानी जब समय ही जीरो हो तो अभिक्रिया होगी नहीं। और कुछ समय बाद यानी टी समय बाद देखा जाए तो मान लेते हैं यहां पे कुछ बन गया। कितना बन गया, x। और हर कोई जानता है कि जितना बनेगा उतना इस टोटल में से घटाना पड़ेगा, अभी बताया ना मैंने। और घटाने के बाद जो मिलेगा नया, मान लेते थोड़ी देर के लिए, घटाने के बाद आपको 80 मिला होगा। क्या मिला होगा, 80। बाद में 80 को हटा करके इतना रख देंगे जरूरत पड़ने पे। ठीक है, यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। जब यहां तक समझ आ गया कोई दिक्कत नहीं, तो आगे कोई रोक ही नहीं सकता। अब आगे यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखेंगे वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर, ध्यान से सुनिए, वेग बराबर लिखेंगे के, फिर ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह, फिर ए लिखेंगे, फिर ऊपर में एन लिख देंगे। इतना कर पाएंगे या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वेग को हटा करके अभिकारक किधर है, उधर है या इधर, इधर है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा डी, अभिकारक की सांद्रता को डी ए और समय के साथ डी टी। ठीक ना, वेग हटा करके डी ए बटे डी टी कर दीजिएगा। और आप जान रहे हो समय के साथ साथ इसकी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है इधर वाले की, या घट रही है। तो घटने को दिखाने के लिए कि घट रही है, उसको दर्शाने के लिए हम माइनस लगा देते हैं। माइनस लगाने का मतलब होता है कि समय के साथ घट रही है, बराबर के ए। अब बताइए कौन सी अभिक्रिया, शून्य कोटि है इसलिए जीरो लगा देंगे यन को हटा के, क्योंकि यन का मतलब होता है अभिक्रिया की कोटि। अब जीरो लगा दिए। अब इतनी छोटी सी मैथमेटिक्स, इतनी थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो आती ही होगी कि जब किसी के पावर में जीरो होगा तो वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी के भी पावर में अगर जीरो हो तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई में लिखो या फिर ना लिखो, कोई मतलब है नहीं। तो बचा क्या हमारे पास, माइनस डी ए बराबर के इंटू डी टी। यहां तक समझ आया। जब डी टी को उधर भेज देंगे, फिर उसके बाद आप दोनों पक्षों का समाकलन लेना, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेना। इस तरह से के को कॉमन ले लेना। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेना। अब जो कह रहा हूं उसे सुनो, माइनस जो है इसे बाहर कॉमन ले लिए हैं। जब तुम्हारी बात समझो, जब तुम्हारा समय जीरो था उस समय इसकी ए का मतलब सांद्रता, उस समय सांद्रता कितना था, कंप्लीट यानी ए नोट था। और जब समय तुम्हारा टी हो गया तो उस समय सांद्रता ए नोट से बदल करके क्या हो गई,
ए टी हो गई, क्योंकि अभी फिलहाल इतने को हम ए टी मान के चल रहे हैं, बाद में हटा के रख देंगे, ठीक है। अब इसका जैसे ही समाकलन करोगे तो डी ए का समाकलन आपका ए होता है, डी ए का समाकलन आपका ए होता है, और नीचे लिमिट कितना है ए नोड, और ऊपर में क्या है ए टी, या बाहर में क्या है माइनस, बराबर के। और डी टी का क्या होता है, डी टी का समाकलन होगा केवल टी, और लिमिट कितना रखा हुआ है 0 से टी। अब लिमिट को रख दीजिए माइनस, अब ए को हटा के अपर लिमिट रखेंगे, तो ए को हटाएंगे तो ए की जगह पे ए टी रख देंगे, फिर फार्मूले का माइनस, फिर इस ए को हटा के लोअर लिमिट यानी नीचे वाले को रखेंगे ए के जगह पे, तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा ए नोड, समझ आया। यानी इसी ए को हटा करके ए के जगह पे ए टी रख दिए, फिर माइनस लगा के इसी ए को हटा के ए नोड रख दिए, ठीक है, बराबर वही सेम काम करेंगे। टी की जगह पे टी रख देंगे, अपर लिमिट फिर माइनस, लोअर लिमिट यानी टी की जगह पे 0 रख देंगे। अब इसे हल करिए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये नोड वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस करके, तो प्लस वाले को पहले लिख देता हूं और इस माइनस वाले को पीछे कर देता हूं, ठीक है। अब बराबर क्या हो गया आपके पास के टी हो गया, क्योंकि 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 का कोई मतलब है नहीं बाबू, 0 का कोई मतलब है नहीं। तब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ए नोड माइनस ए टी। अब ए टी की जगह पे हम लिख सकते हैं इतना, क्योंकि ए टी का वैल्यू हमें पता है, तो क्या हो जाएगा भैया ए नोड माइनस एक्स बराबर के टी। अब हम यहां तक पहुंच गए हैं कि ए नोड, अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ए नोड माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा के टी। अब माइनस ए नोड प्लस ए नोड कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा के इंटू टी। अब टी उधर भेजोगे तो एक्स बटे टी हो जाएगा, और बराबर के आ जाएगा बराबर में। ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अगर आप ध्यान से देखो तो ये सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, एक बार इसका जो स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा, बाद में बार बार स्पीड घटता बढ़ता नहीं है, सांद्रता कितना भी कम बेसी कर लो, क्योंकि सांद्रता कट गया देख लो, ठीक है। तो चलो यहाँ तक क्लियर है। वैसे भी जेईई नीट की तैयारी करोगे तो सांद्रता बढ़ रहा है घट रहा है वो सब बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को अगर प्रथम कोटि में कन्वर्ट किया जाए तो सेम वही चीज लिखो, ए लिखो, यहां उत्पाद लिखो, उत्पाद लिखो। प्रथम कोटि की जो वेग स्थिरांक प्राप्त करने के लिए बोलेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्राप्त कीजिए, तो ऐसे ही करना जैसे बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पी लिख देना, फिर यहाँ शुरू में लिखना कि प्रारंभ में हमने देखा कि उस समय कितना था इसका सांद्रता ए नोट, तो यहाँ 0 रहा होगा, और उस समय कितना रहा होगा, समय 0 रहा होगा बराबर में। और जब समय सेम रख रहा हूँ कि नहीं जो अभी किया था, जब समय टी हो जाए तो यहाँ पे x हो जाता है, और यहाँ पे ए नोड में से x घट जाता है, जितना वहां होगा उतना यहाँ घट जाएगा, और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं ए टी। अभी तक सेम जा रहा है कि नहीं। फिर लिखो दर या लिखो या वेग लिखो, मतलब सेम होता है, ठीक है। के ए बटे एन, क्या सेम जा रहा है या नहीं। इसके जगह पे क्या लिखा था अभी मैंने कुछ देर पहले, ए इतना लिखा था या नहीं, फिर इतना लिखा था या नहीं। शून्य कोटि की अभिक्रिया था तो n को हटा के शून्य लिखा, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n को हटा के 1 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी ए बटा डी टी बराबर के, अब 1 है तो 1 रहेगा, तो 1 पावर में रहे 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, इनटू में ए रहेगा ही रहेगा। अब करना क्या है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ए को इधर ले आना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डी टी को ऊपर भेज देना है और ए को नीचे भेज देना है। तो क्या हो जाएगा डी ए बटा ए हो जाएगा, और उधर जाके के इंटू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन ले लीजिए, समाकलन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a इंटू डी ए लिख सकते हो इसे। अब इधर के कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। जब समय 0 था तो उस समय सांद्रता ए नोट था, जब समय टी हुआ तो सांद्रता ए टी हो गया। बताओ सेम जा रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन सेम है। 1/a को क्या लिख सकते हो, आपने पढ़ा होगा समाकलन में, अगर मैथमेटिक्स के हो या बायोलॉजी के भी होंगे तो भी बायोलॉजी की बेसिक से चीजें जानते हैं बच्चे, ठीक है। कि 1/x का अगर समाकलन पूछा जाए तो होता है log x होता है, या log x लिखो या ln x लिखो, ठीक है। तो हम इसे माइनस ln a लिख दे रहे हैं, और बराबर क्या कर दे रहे हैं k, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है dt का समाकलन क्या होगा t होगा, लिमिट कितना है 0 से t, और यहाँ पे लिमिट कितना है a नोट से ए टी। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर गया। यहाँ तक अगर क्लियर गया तो फिर से वही काम करिए, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए। तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा ln ए टी, फिर माइनस ln ए नोट, ठीक है। क्लियर हुआ, बराबर के टी माइनस 0। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। तो ln
ए नोट, अब इस माइनस वाले को पीछे कर देते हैं, ln ए टी बराबर के इंटू टी। और ये बात हर कोई जानता है, ln क्या है, एक तरह का लॉग ही है। क्या है, लॉग। और लॉग जब माइनस में रहता है तो इसे लॉग को आप बटे में लिख सकते हो। लॉग के वैल्यू को ln क्या है, ए नोट बटे ए टी लिख सकते हो इस तरह बटे में। कोई दिक्कत नहीं। इधर आ गया आपका के इंटू टी। अब ये भी आपको भली भांति पता है कि ए नोट बटे ए टी को हम चाहे हटा के क्या लिख सकते हैं, ए नोट माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये देखिए ए टी को हटा के ए नोट माइनस एक्स रख सकते हैं। जब हमारा यहाँ तक हो जाएगा तो एक आखिरी पड़ाव है, यहाँ पे लिखेंगे कि जबकि हमें पता है, चूंकि हमें पता है कि ln का मतलब होता है, अगर ln को log बेस 10 में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2.303। ठीक है, ln हटाने के लिए इतना रखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इतना दिया हुआ है, इसके बराबर में क्या है, यहाँ बराबर में के टी है, तो इस बराबर को इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, के टी। ठीक ना, के इंटू टी। तो हमारे पास क्या है, के इंटू टी बराबर ln है, तो ln को हटा के log में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 log बेस 10 हो जाएगा, हाँ या ना। अब बगल में क्या है, ए नोट बटा ए नोट माइनस एक्स। अब इंटू में टी जो है यहाँ से हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 log बेस 10 ए नोट बटा ए नोट माइनस एक्स। अब बटे के नीचे टी हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ। इसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल भी कहते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा प्रथम कोटि अभिक्रिया पे ही आता है। तो मेरा पर्सनल जो वीडियो है इस पे प्रथम कोटि अभिक्रिया का रासायनिक बलगतिकी का न्यूमेरिकल मिलेगा थंबनेल में, आप जाकर के देख सकते हो न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में। तो इसको पर्सनल उठा करके प्रथम कोटि अभिक्रिया पे असक्रिय ऊर्जा निकालना कतई मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, तो के इजिकल टू के, अब हो गया, अब इसको क्या करें, ठीक ना। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है, इस तरह से। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो आगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि वे पदार्थ जो जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वो पुराना डेफिनेशन मत देना कि हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये डेफिनेशन सही नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखना कि वे पदार्थ जो जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन देते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तीन तरह का होता है, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड जिसे ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ध्यान से समझो। मोनोसैकेराइड क्या होता है, जिनका जल अपघटन नहीं हो पाता है, जिनका जल अपघटन नहीं हो पाता है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, जैसे ग्लूकोज। इस सब चीजों को मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ करो या ना करो, मेरी बात जरूर मानते हो, और मुझे 100% यकीन है कि मेरी बात मानोगे भी। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आपका भी कर्तव्य बनता है इंसानियत के नाते कि मेरी बात का कहीं ना कहीं पालन करे, आज्ञा का। ठीक है, कि डी ब्लॉक वाला चैप्टर और जैव अणु वाला चैप्टर यहाँ भला ही मैं बताऊं, लेकिन फिर भी मेरा वन शॉट वीडियो जो बनाया है उससे मत छोड़ना रे मेरे भाई। उसमें गजब क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैंने चुने थे जब वो वीडियो बना रहा था, तो वो क्वेश्चन चुने थे मैं कि जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो वो ये मत समझो कि केवल पढ़ाने के लिए, वो बुक कवर करने के लिए, चैप्टर कवर करने के लिए वीडियो है। ना 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 ना, वो बहुत तगड़ा वीडियो है, बहुत तगड़ा मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिंट तो दे रहा हूँ आपको रिवाइज कराने के लिए, लेकिन उसे जरूर देखोगे ना, पक्का वादा ना। चलो, अब ओलिगोसैकेराइड यानी डाइसैकेराइड क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक या फिर 2 से 10 मोनोसैकेराइड की इकाइयां बनती है, उसे ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड कहते हैं। अगला आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयां बना दे, उसे क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, इससे भी ज्यादा बेहतर उसमें समझाया हूं डिटेल में रिएक्शन करा के। अगला है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, इसके 2 मुख्य कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए के वे जटिल अणु होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए के जटिल अणु होते हैं। ठीक है, जो आनुवंशिक सूचनाओं को संचित करते हैं, संचित यानी स्टोर करते हैं। ठीक है, कार्य समझ लो। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना होता है इनका काम। दूसरा, शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण,
शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करना काम होता है इनका, प्रोटीन बनाना, संश्लेषित करना। विटामिन क्या है? विटामिन ए, सी और डी की कमी से होने वाले रोगों का नाम लिखिए। डायमंड क्वेश्चन है, देख लेना, किसी न किसी सेट में पक्का छपेगा, किसी न किसी सेट में पक्का छपेगा, ठीक है। वो सेट किसी का भी हो सकता है भाई, ठीक ना, वो सेट किसी का भी हो सकता है। तो कह रहा है कि विटामिन क्या है? विटामिन ए, सी और डी की कमी से होने वाले रोग बताइए। तो समझिए विटामिन क्या है पहले, वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, रोगों की रक्षा के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, उसे कहते हैं विटामिन, ठीक है। अगला, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग का मतलब होता है मसूड़ों से खून आना, ठीक है। हाँ, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, हड्डियों का कमजोर होना। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती है, इसीलिए कहते हैं कि धूप में बैठना चाहिए 2-4 घंटा, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, आगे की ओर चलें तो डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान से समझिए। डीडीटी एक अस्थायी कीटनाशक है जो पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है। यह जल, मिट्टी, खाद्य श्रृंखला में एकत्र होकर जैव आवर्धन उत्पन्न करता है। इससे पक्षियों के अंडे के खोल पतले हो जाते हैं तथा जलीय जीवों और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत जगह डीडीटी का इस्तेमाल करना बैन कर दिया गया। सबसे पहले डीडीटी पे बैन किसने लगाया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। किसने लगाया था डीडीटी पे बैन? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अभी भी अवैध रूप से ये सब यूज हो रहा होता है, ठीक है। कई देश में इसका रुकावट, मतलब कई देश में इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। अगला प्रश्न है, SN1 को ऐसे पूछ सकता है, एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो हेलो एल्केन में एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको यहाँ जो लिखा हुआ है इसको ना समझा के मैं इधर समझा रहा हूं, फिर उसकी तरफ चल रहा हूं। देखो, नाभिक रागी का मतलब क्या होता है पहले समझो। नाभिक रागी जिसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, NU- से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, हाइड्रोक्साइड हो, ये सारे नाभिक रागी होते हैं। और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो यही लोग क्या करते हैं, किसी को हटा करके उसके जगह पे चले जाते हैं, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। तो SN1 अभिक्रिया की अगर बात करूं, SN1 की अगर बात करूं, SN1 अभिक्रिया की अगर बात करूं तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा कि SN1 अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपका एल्किल हाइलाइड होता है, एल्किल हाइलाइड जो होता है, यहाँ पे रुकिए बढ़िया से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, अरे यार, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से एल्किल हाइलाइड है, यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है। तो क्या होता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होता है, एक अणु वाला, वो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। ये 2 पदों में संपन्न होता है। प्रथम कोड SN1 अभिक्रिया, पहला पद होता है पद 1। पहले पद की अगर बात करूं तो पहले पद में अभिक्रिया बहुत ही स्लो होती है। पहले पद में अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही मंद गति से होती है। मंद गति से होने का मतलब होता है कि पहले ये ब्रेक होते हैं, पहले किसी से अभिक्रिया नहीं करते, पहले ये डायरेक्ट किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन होने से पहले ये ब्रेक हो जाते हैं। रिएक्शन होने के कुछ सेकंड पहले ही क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होकर के क्या होता है, ध्यान से समझिए, CH3 ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाता है, केटायन आ जाता है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है। और Br क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। Br क्या हो जाता है भैया, अलग हो जाता है। अब जैसे ही इसके ऊपर केटायन आया है, तो ये बात आपको शायद ऑफलाइन में या स्कूल में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जब किसी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, केटायन हो जाता है, तो अस्थाई हो जाता है। अस्थाई यानी तुरंत इसे कुछ कोई ना कोई जुड़ना चाहिए, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कोई चाकू मार दे, पेटे में चाकू घुसाड़ दे, और आपको उस समय क्या चाहिए, आप अस्थाई हो गए हो, तुरंत आपको हॉस्पिटलाइज करना होगा, नहीं तो 2-4 घंटा में सफाचट, ठीक ना। तो उसी तरह इसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना होगा, तुरंत इसके साथ कोई ना कोई रिएक्शन करना चाहिए। तो यही जो यहाँ अब पद दूसरा हो रहा है, दूसरा पद, दूसरे पद में क्या होता है कि ये जो आपका है
CH3 CH3 CH3, और यहाँ जो केटायन था, इस केटायन के पास तुरंत आकर के कौन जुड़ जाता है, OH माइनस जुड़ जाता है। और ये अभिक्रिया बहुत ही, अब जान ही रहो, तुरंत इसको चाहिए। जैसे होता है ना कि भाई किसी को चाकू मार दिया तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है, या फिर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहेगा रुक भाई रास्ते में रिच के समोसा चाय खा लेते हैं, एम्बुलेंस में रोक करके, तो निपट जाएगा, ठीक ना। तो बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है, ये क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है। और तुरंत जा करके क्या होता है कि OH इसके साथ जुड़ जाता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास क्या होता है बच्चा, लोन पेयर होता है। दिखा रहा हूं मैं, ये जो ऑक्सीजन है आपका, इसके पास इस तरह से क्या होता है, लोन पेयर होता है। और लोन पेयर क्या करता है, अगल बगल के बॉन्ड को ऐसे धकेल देता है, अगल बगल के बॉन्ड को धकेल देता है। जैसे मान लो NH3 है, अमोनिया, तो अमोनिया को अगर ध्यान से देखो तो अमोनिया का बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोन पेयर होने की वजह से ये लोन पेयर क्या करता है, ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को बड़ी तेजी से धकेल देता है। इस वजह से अमोनिया की स्ट्रक्चर ऐसा दिखने लगता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा दिखने लगता है। समझ आई मेरी बात, किसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से। उसी तरह यहाँ जब ये ऑक्सीजन OH ऐसे जाता है जुड़ने, ऐसे जुड़ने जाता है, तब तक ये सब उधरा जाता है। जैसे छत्ता नहीं पलट जाता है आंधी तूफान में, उस तरह से उधरा करके ऐसे दिखने लगते हैं लोग, इस तरह से उधरा के ऐसे दिखने लगते हैं। इतना इजी है ये सब चीजें। हो गया रिएक्शन, ये है प्रथम कोटि का अभिक्रिया और ये हो गया इसकी क्रिया विधि। अब बताइए समझ आया कि नहीं, यही सेम है या नहीं? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पे एक प्रश्न और चिपका दिया है। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ गया रे भाई, अरे दूसरा वाला कहाँ गया, SN1 SN2 कहाँ गया, अरे भाई SN2 हटा दिया क्या, SN2, अरे चलो देखते हैं SN2। नहीं होगा तो मेरा प्लेलिस्ट में जाओगे, नया वाला जो बना है उसमें SN1 SN2 अभिक्रिया अलग से समझाया गया, उसे वीडियो के देख लेना, ठीक है। तो आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग का ये हो गया। अब अगला है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी का संरचना सूत्र लिखिए। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। पहले फिनॉल समझिए क्या होता है, पहले फिनॉल क्या होता है। तो आपको पता है कि बेंजीन पे अगर आप डायरेक्ट OH को जोड़ दो तो इसे फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। अब इसे मोनोहाइड्रिक बोला जाता है क्योंकि OH एक ही बार आया है, लेकिन यहीं पे एक क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, मोनोहाइड्रिक, ठीक ना, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जैसे है ना पहला वाला, ये फिनॉल क्या है आपका, मोनोहाइड्रिक है। देखिए लिखा ना हेडिंग में मोनोहाइड्रिक फिनॉल, तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा। ये क्या है आपका, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये चीज बनाया हूं मैं ऐसे करके, OH लगाया हूं, इसके साथ अगर मान लो CS जोड़ दूंगा तो क्या मोनोहाइड्रिक से कुछ और हो जाएगा, नहीं, अभी भी मोनोहाइड्रिक होगा। CH3 जुड़े या कुछ और जुड़े उससे मतलब नहीं है, OH एक ही बार है ना, ठीक ना। अगर यही सेम चीज आप बनाओ फिनॉल, एक बार OH ना जोड़ के 2 बार OH जोड़ दो, तीसरे 2 बार OH हो गए, 2 बार को बोलते हैं डाई, तीसरे बोलते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक। अगर 3 बार OH जोड़ दो तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो जाता है। तो अब बताओ ईमानदारी से, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल समझ आया? तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल ए हो गया, इसे भी लिख सकते हो, डाईहाइड्रिक ए हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हो, ट्राईहाइड्रिक ए हो गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अच्छा, पढ़ना चाहते हो परिभाषा के तौर पे तो लिख सकते हो। इसमें OH समूह सीधा बेंजीन से वलय से जुड़ा होता है, ठीक ना, OH, लेकिन एक OH समूह, यहाँ 2 OH समूह सीधा बेंजीन से जुड़ा होता है, यहाँ 3 OH समूह सीधा बेंजीन से जुड़ा होता है। अब समझ आया? आगे बढ़े। अगला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बेंजोइलिक अल्कोहल की संरचना बताइए। अभी इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रश्न कब पूछा गया है, 2025 में, 2024 में। इस बार के पूरे 2026 का 3 पेपर हो चुका, तीनों पेपर का सीक्वेंस आपने कुछ नोटिस किया? कुछ इशारा करिए, क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ नोटिस किया सीक्वेंस में? एक बहुत पहले से जो चिल्ला बोल रहा था कि 2024 2023 बहुत ज्यादा छुएगा। 2023 और 2024 का जो सैंपल पेपर यानी 14 सेट अगर कर लिया तो राजा है, 90% से नीचे जा ही नहीं सकता उसका। और यही आखिरकार हुआ कि नहीं? यही बात मैं पिछले बार जब पढ़ा रहा था तो बोला था ना कि मेरा पिछला सीजन भी बहुत धमाकेदार गया था और इस सीजन में भी बच्चे खुश हैं। मैं मान रहा हूं और मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूं कि 7 सेट में से कोई एक आध सेट ऐसा है जो नहीं फंसा है मेरा,
ठीक है, क्योंकि इतना सारा सेट होता है 7 सेट में, तो लगभग सेट अगर फंस जाना और इक्का दुक्का सेट अगर ना फंसना तो भी जीत मेरी ही हुई, क्योंकि मेरे मैक्सिमम चीजें फंसे, अब मेरे मैक्सिमम सेट में फंसे। अगर ऐसा होता कि 7 सेट में से 6 सेट में नहीं फंसा, किसी एकाक सेट में मेरा फंसा, तब कह सकते हो ये टीचर सही नहीं है, ठीक ना, इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा मैक्सिमम सेट में फंस रहा है। और एक बात और याद रखिए कि केवल और केवल 12th की पढ़ाई नहीं है, आप 12th के बाद भी आगे जाओगे, समझ रहे हो, 12th के बाद भी आगे तैयारी करोगे। अगर चाहते हो सीयूटी की तैयारी करना अच्छे से और इसी टेक्निक तरीके से बिना रटे, तो मेरा यहाँ पे चैनल, यहाँ तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वीडियो बिना एडिट करे मैं करूंगा, तो तुम मिशन सीयूटी सर्च करना, मिशन सीयूटी सर्च करोगे तो मेरा चैनल दिख जाएगा, पहचान जाओगे ही लोगों मेरा, तुरंत फॉलो कर लेना, या फिर इसके कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा जो भी सीयूटी का फॉर्म भरा होगा, धुआंधार तैयारी करा के निकलवा दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक ना। यानी आप अगर जुड़े रहोगे तो आपके साथ लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ठीक ना। मैं उस टाइप का नहीं हूं, देख रहे हो आपके लिए क्या कहते हैं, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं, पूरा ये जो स्टूडियो है इसी का भी कर्जा भर रहे हैं। तुरंत 3 दिन के लिए मैं क्या कहते हैं जनरेटर बुक करा दिया। आज का जो तेल खर्च हुआ है ना, अभी ये जो वीडियो चल रहा है, लगभग मेरे पापा बता रहे कि 8 लीटर तेल यूज हो चुका है। अब आप जोड़ लीजिए जनरेटर का खर्च और तेल का खर्च, ठीक ना, समझ रहे हैं। बस मुझे क्या है ना कि मुझे केवल अपना सपोर्ट दीजिए, ठीक ना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मेरे इस चैनल को कोई भी बर्बाद कर सकता अगर बच्चों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो, क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरा कोई बहुत बड़ा टीम नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो ना। अब देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है, मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूं। देखो अगर भैया, अगर किसी बेंजीन पे अगर डायरेक्ट OH क्या एल्कोहल ग्रुप है, OH क्या एल्कोहल, अगर डायरेक्ट आके जुड़ जाए तब तो फिनॉल हो गया, क्या हो गया, फिनॉल हो गया। लेकिन अगर वो डायरेक्ट आके ना जुड़े, बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, जैसे बेंजीन पे पहले CH3 आ गया मान लो, या CH2 आ गया, फिर CH2 आया, फिर बाद में OH है, तो अब ये कहोगे कि ये OH बेंजीन से अटैच है, मैं मानता हूं उसी के समूह में है, लेकिन डायरेक्ट लिंक तो नहीं है ना बेंजीन से, OH तो किसी और से लिंक है, कार्बन से। तो इसी परिस्थिति को कहा जाता है बेंजिलिक, क्या बोला जाता है, बेंजिलिक एल्कोहल, क्या बोला जाता है, बेंजिलिक एल्कोहल। अब इसी में इसने कैटेगरी बांट दिया। अब यहां तक तो समझ गए कि बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है। अब ये जान लो कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है, ध्यान से समझो। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, अरे यार, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे कि यहां पे अगर बना हुआ है, तो यहां पे इस कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राथमिक हो गया। अगर यहां से जो 2 हाइड्रोजन है वहां से एक हाइड्रोजन गायब कर दें, एक हाइड्रोजन इस तरह से गायब कर दे, उसके जगह पे एक एक्स्ट्रा कार्बन ले आए, 2 हाइड्रोजन था एक रख रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा कार्बन ले आए, ठीक ना। तो OH किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, और इस मेन कार्बन से कितना एक्स्ट्रा कार्बन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसलिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसलिए इसे 2 डिग्री बोला गया, यानी द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल। और यहाँ पे 3 है, देख लीजिए, इस कार्बन के बाद यहाँ हाइड्रोजन जो बचा हुआ था वो भी गायब कर दिया मैंने, एक यहाँ पे रख दिया कार्बन, एक यहाँ पे रख दिया कार्बन, और एक खुद है ये, तो 3 कार्बन हो गया, इसलिए बोला जाएगा इसे 3 डिग्री यानी तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल। उम्मीद करता हूं समझ आ गया यहाँ तक। अगर भैया यहाँ तक समझ आ गया तो आप अब ध्यान से देखने की कोशिश करो एंजाइम क्या होता है। मैं बार बार एक बात जरूर कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के पैर पकड़ रहा हूँ कि प्लीज जय बड़ू और डी ब्लॉक या ब्लॉक और उप संयोजन यौगिक प्लीज जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में देख लो भाई, प्लीज। इतना सटीक आपको बताया हूं ना कि आप चौंक जाओगे। कहते हैं ना कि किसी को बिना देखे जज नहीं करना चाहिए, तो एक बार प्लीज देख लो। अगर आपको मजा ना आए, समझ ना आए, तो आप गाली दे देना उस कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उस वीडियो में बहुत खास चीज है। क्योंकि मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है पेपर में, और मुझे पता है कि कल पेपर में जय बड़ू से और डी ब्लॉक में जितना मैंने क्वेश्चन बताया वो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बहुत छोटा वीडियो हो, बहुत आपका तामझाम नहीं है, मुझे पता है कि डी ब्लॉक या ब्लॉक आप कहीं देखे होंगे कहीं और, आप परेशान हो गए होंगे, रटना पड़ता होगा। लेकिन एक बार देख के देखो, आपको किसी से नॉर्मल देख के कोई पूछ देना कि बताओ संक्रमण धातु किसे कहते हैं और संक्रमण धातु रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, ये सब बताओ, एकदम इजीली तरीके से डिलीवर कर लोगे। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक प्रोटीन क्या होता है, अब जान ही रहे हो, 2026 में किसी न किसी सेट में पूछा ही जाएगा। प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन क्या है, ये सब उसमें दिया हुआ है। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं देख लेना, नहीं तो आप जान लेना, आपका काम जानेगा फिर, ठीक है। तो एंजाइम क्या होता है ध्यान से समझो।
एंजाइम का काम होता है सर, जैसे एंजाइम क्या होता है, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। जैसे होता है ना अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक काम करता है, उसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती है, अभिक्रिया होती है, उन अभिक्रिया को बढ़ाए रखने के लिए, गति देने के लिए एंजाइम का काम होता है। और एंजाइम खुद उस क्रिया में भाग नहीं लेता, ठीक है, याद रखना, उसका कार्य दिया है यहाँ पे, पढ़ लेना। फिर अगला प्रश्न जो है आपको खुद ही पता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, और उसके साथ साथ डीएनए की संरचना पूछ रहा है। 100% पूछा गया जाएगा, 2024 में पूछा गया है, 2025 में स्पेस दिया गया था, तो 100% 2026 में किसी न किसी सेट में आएगा, बाजी लगा सकता हूं, बाजी। समझ रहे हो? तो ध्यान से समझो, पहले डीएनए की संरचना समझा देता हूं कैसे बनता है। इस तरह से दो कुंडली बना लेना। दो कुंडली बनाने के बाद आपको पता है कि क्षार कितने तरह के होते हैं डीएनए में, एक ए होता है, एक टी होता है, और एक सी होता है, और एक जी होता है, ठीक है। तो ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है डीएनए में, और सी जो होता है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी के साथ जुड़ा होता है। अब आंख मूंद करके अंड बंड इसमें भरते जाओ, ए डबल बॉन्ड टी ऐसे, फिर ए डबल बॉन्ड टी ऐसे, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड जी ऐसे, इस तरह से भरते जाओ। समझ रहे हो? भर दिए, हो गया डीएनए की संरचना। थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा इसकी जो पटरी है, ये पटरिया को, कुंडली को थोड़ा मोटा कर देना इस तरह। जैसे इस तरह मोटा करोगे तो ऑटोमेटिक संरचना लाजवाब लगने लगेगी उसी तरह से, ठीक है। फिर अब आप सोचोगे कि डीएनए की संरचना कंप्लीट हो गया, लेकिन दो चीज जरूर लिखना होता है डीएनए में। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक ना, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी, यानी ये उठा हुआ हिस्सा है और इधर का जो उठा हुआ हिस्सा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना? 34। और एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी के बीच की गैपिंग जो होती है 3.4 होता है। समझ रहे हो? फिर यहां से यहां की चौड़ाई जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। इतना सा थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये हो गया डीएनए की संरचना। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है बता ही दिया हूं, यहाँ पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डीएनए की संरचना में जो बनाया हूं वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अगला है एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, इसका प्रोटीन से क्या संबंध है, रासायनिक सूत्र लिखिए, बस ध्यान से सुनिए। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एमिनो समूह यानी NH2 तथा कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी ऐसा कार्बनिक यौगिक, मान लो यम नाम का कोई कार्बनिक यौगिक है, इसके पास NH2 भी है और इसके पास क्या है, COOH भी जुड़ा है, तो ऐसे लोगों को ही कहा जाता है एमिनो एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल कहा जाता है, ठीक है। COOH की वजह से अम्ल बन गया, ओइक एसिड कहते हैं इसे, और ये हो गया इसकी वजह से, अमोनिया की वजह से एमिनो बन गया, ठीक है। तो उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। ये प्रोटीन के निर्माण की मूल इकाइयां होती हैं, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। अब यहाँ पे संबंध देख लीजिए, ये दिया है, ठीक है। यहाँ पे संबंध दिया, देखिए वही चीज है ना, जैसे यम लिखा है यहाँ आर लिख लीजिए, देखिए दोनों चीज है कि नहीं इसमें, ये भी है और ये भी, इसलिए क्या है, एक तरह का एमिनो अम्ल है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ तक सवाल खत्म हो गया। आपको क्या क्या है होमवर्क में, ठीक ना, डी और यब ब्लॉक, जैव अणु, और जैव अणु के बाद क्या है, उप सह संयोजन यौगिक। इसमें 4 टॉपिक हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फिल थ्योरी, CFT और वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत, फिर लिगेंड तथा लिगेंड के प्रकार। 5वां किलेट प्रभाव। किलेट प्रभाव कुछ और नहीं होता है, जब किसी के साथ वो इस तरह से, अगर मान लो ऐसे करके जुड़ा हुआ है, एक बात कह रहा हूं समझो थोड़ा सा, इस तरह से मान लो जुड़ा हुआ है, इस तरह से किसी के साथ अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक ना, कुछ भी किसी के साथ ऐसे जुड़ा हुआ, और बॉन्ड कितने हो, 1 2 3 4 5, 5 या 5 से अधिक बॉन्ड के साथ अगर कोई पैक हो जाए तो उसे कहते हैं किलेट प्रभाव। क्या कहते हैं? किलेट प्रभाव कहते हैं। तो थोड़ा देख लेना इसे, ठीक है। इतना कुछ आपको देखना है, इतना देखने के बाद आपका परिभाषा वाली टॉपिक एकदम धुआंधार क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अलग से मैंने क्या कहते हैं नियम बता दिया है, अलग से मैंने ल्यूकोस परीक्षण बता दिया है, और ऑर्गेनिक का धुआंधार वीडियो लगातार लाई रहा हूँ, रिएक्शन वाला लाई दिया, 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण चीजें लाई दिया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद आपको वीडियो जो मिलेगा वो निर्माण विधि पे मिलेगा, यानी बनाने की 5 निर्माण विधि, एमीन बनाने की 5 निर्माण विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि,
अल्कोहल बनाने की, एसीटोन बनाने की, ये सारी चीजें एक ही वीडियो में आ रहा है। अब वो देखो कब तक शूट हो पाता है। अगर वो रात को 11-12 बज जाएगा तो भी मैं 12 बजे भी पब्लिक करूंगा, 1 बजे भी पब्लिक करूंगा, लेकिन करूंगा रात को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे शेर आप लोग जग रहे होगे उस दौरान, ठीक है। तो जरूर आप मेहनत करो, दहाड़ के मेहनत करो। अब भोर में भी मेरा वीडियो आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरेटर मैंने बुक कर लिया 3 दिन के लिए, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।